महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशिव राव जी को सादर वंदना और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमन बुद्धाय। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो एक बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। और ये स्वाभाविक ही है, जब जब इस धरती पर किसी महापुरुष का आगमन होता है वो हमारे बीच में आते हैं। उन महापुरुषों, उन महान विदुषी महिलाओं के जीवन की हर एक घटना निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। किसी भी समय विशेष में विशेष रूप से जब हम बहुजन इतिहास को देखते हैं तो ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है। महाकारुणिक बुद्ध के जीवन को यदि हम देखें तो निश्चित रूप से उनके जन्म से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, चाहे वो लुम्बिनी की बात हो या फिर वो जगह जहां उन्हें संबोधि प्राप्त होती है, बुद्ध गया की बात, वो जगह जहां वो पहली बार धम्म उपदेश देते हैं, धम्म चक्र का प्रवर्तन करते हैं, सारनाथ, या फिर वो जगह जहां तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, कुशीनगर। इस इन चार महत्वपूर्ण स्थानों के अलावा भी जिस जिस जगह पे तथागत के कदम पड़े, जहां जहां उन्होंने देशनाएं दी, उपदेश दिए, चाहे वो जैतवन रहा हो कि वेणुवन रहा हो, सावित्री की बात हो कि राजगृह की, निश्चित रूप से वो तमाम महत्वपूर्ण स्थान आज भी हमारी श्रद्धा के केंद्र है और आज भी असंख्य लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह से हम सब के आदर्श परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन भी बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थानों और बहुत से महत्वपूर्ण विचारों से जुड़ा हुआ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए स्थानों की बात करें, वो चाहे महू हो उनकी जन्मभूमि की, संकल्प भूमि वडोदरा, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर, ये स्थान तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही। इनके अतिरिक्त भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जिन दूसरी जगहों पर जाना हुआ देश भर में, देश से बाहर भी, कोलंबिया हो कि लंदन हो या फिर नागपुर हो, सतारा हो, जालंधर हो, अलीगढ़ हो कि आगरा, इन तमाम जगहों पर निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आगमन ने उस दौर में तो समाज के प्रबुद्ध लोगों को हौसला देने का काम किया, उनमें ऊर्जा भरने का काम किया, लेकिन वो स्थान आज भी बड़े महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसी एक महत्वपूर्ण घटना निश्चित रूप से आगरा के साथ जुड़ी हुई है। जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर आगरा आते हैं और दो कारणों से ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। संभव है कि उस वक्त लोग इस बात का ठीक से मूल्यांकन न कर पाए हों, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर देश भर में भ्रमण कर रहे थे, तो उसी कड़ी में उनका आगरा आगमन हो गया होगा, या कुछ उत्साही साथियों ने, उनके प्रति समर्पित साथियों ने उन्हें इनवाइट कर लिया होगा। लेकिन आज कई दशकों बाद जब हम उस घटना को देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की उस गतिशील भूमिका को देखते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि वो घटना अपने आप में बड़ी अद्भुत और ऐतिहासिक थी। और हम जिस तरह से दीक्षा भूमि को सम्मान दे रहे हैं, जिस तरह से हम चैत्य भूमि को या फिर उनकी जन्मभूमि को सम्मान दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से मुझे याद है कि एक दफा श्रद्धेय भंते जी कह रहे थे कि आगरा को भी नागपुर की तरह ही, नागपुर की जो प्रतिष्ठा है वैसी प्रतिष्ठा बहुजन मूवमेंट में, धम्म के फील्ड में आगरा की भी स्थापित हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का बहुत प्रत्यक्ष और सक्रिय जुड़ाव इस जगह से रहा है। तो उस दिन ने निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आगरा में आगमन ने न केवल उस दौर में बल्कि आने वाले भारत के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। एक महत्वपूर्ण घटना तो ये रही कि बाबा साहब धम्म दीक्षा अक्टूबर के महीने में जाकर लेते हैं, लेकिन मार्च 1956 में ही आगरा के चक्की पाठ में महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को अपने हाथों से स्थापित करते हैं। और ये स्पष्ट संकेत था इस बात का, और हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा
कोई तात्कालिक या क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि वो लगातार नासिक की घोषणा के बाद से लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे, धर्म के फील्ड में काम कर रहे थे। और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण एक वैचारिक भूमिका, वैचारिक देन बाबा साहब की ये रही कि उसी दिन बाबा साहब आगरा के लाल किला मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं, और वो हम सब ने बेहतर ढंग से पढ़ा है, सुना है, अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से उसकी चर्चाएं अक्सर होती रहती है। उस भाषण में बाबा साहब जो बातें कहते हैं तो वो भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी, और आज पूरे देश का जो बहुजन आंदोलन जिस दिशा में, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाने में भी उस भाषण की बड़ी भूमिका है। और यदि वो रुका हुआ है या फिर उसकी गतिशीलता कम है या फिर वो गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो इसका कारण भी यही है कि हम बाबा साहब के उस भाषण को, संदेश को ठीक ढंग से समझ ही नहीं पाए। कई बार इस पे चर्चाएं हुई है, बहुत विस्तार में बात न करके। दो चार जो महत्वपूर्ण बातें हैं 18 मार्च 1956 के बाबा साहब के वक्तव्य की, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलवा रहा हूं ताकि हम ठीक ढंग से इस दिन के महत्व को समझ पाए। 1917 में जब से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने पूरे के पूरे समुदाय के अधिकारों की वकालत करते हुए वो सक्रिय भूमिका में सामने आते हैं, तब से लेकर पहाड़ के जल सत्याग्रह तक, फिर अलग अलग पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते हुए, अलग अलग संस्थाओं का, समितियों का गठन करते हुए, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि मैंने जब राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, और राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने का सीधा सीधा अर्थ ये था कि अपने समाज के लिए अधिकार सुरक्षित करना, तो बाबा साहब कहते हैं कि 3 उद्देश्य मैंने तय किए थे। पहला, कि बिना किसी भेदभाव के, न जाति का भेद हो, न लिंग का भेद हो, सभी लड़के लड़कियों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके, ये पहला उद्देश्य था, जिसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि मैंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखे। दूसरा उद्देश्य, कि समाज के जो लोग पढ़ लिख जाएं, योग्य बन जाएं, उनको सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित हो सके, इसकी व्यवस्था करने के लिए मैंने इस जीवन में प्रवेश किया, राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। और तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं, पढ़ना लिखना भी महत्वपूर्ण है, अच्छे पदों पर भी पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा और इससे भी बड़ा उद्देश्य ये था कि पूरे के पूरे समाज, इन तमाम लोगों के जीवन, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी धार्मिक स्थिति, उसमें आमूलचूल बदलाव लाना, उसे श्रेष्ठ रास्ते की ओर लेकर जाना, ये तीसरा उद्देश्य था राजनीतिक जीवन में प्रवेश का। तो हम समझ सकते हैं इन तीनों बातों से। और यहीं पर बाबा साहब ये कहते हैं, 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस भाषण में हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो नकारात्मक है, हम बार बार सुनते हैं कि मुझे मेरे ही समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। जो व्यक्ति उम्र भर संघर्ष करता रहा हो इस बात के लिए, ये जो अछूत अशिक्षित लोग हैं, ये जो वंचित समुदायों के लोग हैं, ये पढ़ लिख जाए, ये पढ़ लिख कर सक्षम बन जाए, और उसी को यदि ये कहना पड़े कई दशकों बाद, कई वर्षों बाद, कि इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने, जिनके पढ़ने की, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था की वकालत में कर रहा था, इन्हीं ने मुझे धोखा दिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना थी। और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश बाबा साहब ये देते हैं कि मैं अपनी इस कारवां को असंख्य मुसीबतों, असहनीय दुखों और बेशुमार विरोधियों की विरोध सहन करने के बाद यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसे आगे बढ़ाएं, और यदि इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको यहीं छोड़ दें, लेकिन किसी भी सूरत में ये वापस नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं कि यही मेरा आप लोगों को संदेश है। तो उनका पूरा का पूरा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मूवमेंट, जिस व्यवस्था से जूझते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अकेले अपने संघर्ष से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से उस कारवा को यहाँ तक लेकर आने की बात करते हैं, और कहते हैं कि आप सब लोग मिलकर इसे आगे बढ़ाने का काम करें। और इसी बात की पुष्टि के लिए बाबा साहब ये भी कहते हैं कि मैं आप लोगों को जो धम्म देकर जा रहा हूँ, वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धम्म है, वही सच्ची समानता की वकालत करने वाला धम्म है।
और वो ग्रस्त लोगों से, भिक्षुओं के साथ साथ ग्रस्तों से भी धर्म प्रचार की अपील करते हैं। ये भी कहते हैं कि जो लोग सक्षम है वो अपनी आमदनी का 5% हिस्सा धर्म प्रचार के लिए दान करें। विद्यार्थियों तक को नसीहत देते हैं कि आप लोग भी पढ़ लिख कर सिर्फ बापूगिरी करने में अपने आप को व्यस्त न करें, बल्कि आपकी पढ़ाई का उद्देश्य समाज का कल्याण, देश का कल्याण होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर अपने भाषण का समापन करते हैं और बहुत भारी मन से करते हैं कि आज मेरे इस पूरे के पूरे आंदोलन का मेरे बाद कोई नेतृत्व करता मुझे नजर नहीं आ रहा है, जो तंबू का बंबू बनकर इस पूरे के पूरे मूवमेंट को संभाल सके। और बाबा साहब कहते हैं कि यदि कोई नौजवान ये काम करने के लिए आगे आ सका तो मैं बहुत सुकून से मर सकूंगा। तो हम समझ सकते हैं उस पीड़ा को, उस दर्द को, कि जब कोई महापुरुष, कोई महामानव किसी आंदोलन को अपना पूरा जीवन देते हुए अपने पसीने से खींच कर यहाँ तक लेकर आता है, और जीवन के अंतिम दिनों में यदि उन्हें निराश होना पड़े, तो ये बहुत शर्मिंदगी का विषय है उन तमाम लोगों के लिए जो उन्हें अपना अनुयायी मानते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इस भाषण के बाद 18 मार्च 1956 से लेकर आगे कई दशकों तक, बल्कि 18 मार्च 2012 तक क्या हुआ आगरा में, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है। आगरा के स्थानीय साथी बेहतर ढंग से बता सकते हैं। लेकिन जहां से जानकारी मिलनी शुरू हुई धम्मभूमि के संदर्भ में, मैं वहां से बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के उस भाषण, उस संदेश से हमने क्या सीखा, हमने क्या ग्रहण किया, हमने समाज को वापस लौटाने का क्या प्रयास किया, उस दिशा में पूरे देश में कितने प्रयास हुए। और जिस दिन से मेरा अम्बेडकराइट मूवमेंट से परिचय हुआ, मैं बसपा के कैडर देने वाले साथियों से, उन वरिष्ठ लोगों से ये बात तो बार बार सुनता रहा कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन उस धोखे की रिपेयरिंग क्या हो सकती है, उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, या फिर उस धोखे को हम प्रशंसा, आदर और निष्ठा में कैसे बदल सकते हैं, ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, यूं तो धम्मभूमि ने 2008 में ही पलवल से धम्म कारवां की शुरुआत की, लेकिन पहली बार आगरा में 18 मार्च 2013 को धम्म कारवां आयोजित हुआ। और पहली बार आप जैसे देश भर से आए हुए हजारों प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं ने ये संकल्प लिया कि आगरा की इस जमीन पर वर्षों पहले, दशकों पहले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को भले ही बहुत दुखी मन से ये कहना पड़ा हो कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन हम धोखेबाज नहीं बनेंगे। हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के उस कारवां को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित होते हैं और आजीवन ऐसा प्रयास करेंगे। तो उस दिन से 18 मार्च 2013 से जो शुरुआत धम्मभूमि के माध्यम से हुई आगरा में, देखते देखते हम देखते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में अम्बेडकर जयंती जैसा ही एक बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया 18 मार्च की उस घटना ने, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आगरा आगमन की स्मृति से जुड़ी हुई थी। हम देखते हैं कि 2014 में भी ऐसा ये कारवा होता है, और ये अपने आप में आगरा की धरती पर पहला और बहुत ऐतिहासिक धम्म कारवा था। कई किलोमीटर लंबी यात्रा जिसमें पंचशील के ध्वज लहराते हुए हजारों की संख्या में लोग थे। और पहली बार ये महसूस हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च को जो संदेश हमें देकर गए, निश्चित रूप से उसकी ठीक ढंग से क्रियान्विति यदि हो सकती है तो वो धम्मभूमि के प्रयासों से ही हो सकेगी, वो श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में ही हो सकेगी। और उसी प्रयास का सुफल हम देखते हैं 2015 में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा गया बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, जिस धम्म प्रचार की बात बाबा साहब कर रहे थे, धम्म को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, भिक्षुओं के साथ साथ ग्रस्तों से भी निवेदन कर रहे थे, उसी धम्म ग्रंथ को स्टेनलेस स्टील पर, धातु पर लिखे गए विश्व के सबसे वजनदार ग्रंथ के रूप में स्थापित करने का काम धम्मभूमि की टीम ने किया। और इस एक काम के, भले ही एक बहुत छोटा सा काम था, लेकिन इसके जो आउटपुट थे, इसके जो प्रभाव थे, निश्चित रूप से वो आज भी महसूस किए जा सकते हैं।
जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की लिखी गई किताबों का जिक्र करते थे तो हम जाति का विनाश, अछूत कौन और कैसे, शूद्र कौन और कैसे, क्रांति और प्रतिक्रांति के साथ एक ही सांस में बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ को भी पढ़ जाते थे। लेकिन उस 18 मार्च 2015 के बाद से हमारे मन में ये बात स्थापित हुई कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ एक सामान्य किताब नहीं है। ये बौद्धों का लोकप्रिय धम्म ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। जिस तरह से किसी दूसरी व्यवस्था के लोग कुरान को पढ़ते हैं, बाइबिल को पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से हम भी अपने घरों में नियमित रूप से बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन करेंगे। तो उस एक काम ने, जो सरदेव भंते जी के कुशल नेतृत्व में हुआ और हमारे मिशनरी साथियों ने उस पर गीत भी गाए, उसके इतने व्यापक प्रभाव पड़े कि हमें सदियों से खोया हुआ हमारा धर्म ग्रंथ वापिस मिला। हमने उस पर चिंतन मनन शुरू किया, हमारे घरों में नियमित रूप से उसका पठन पाठन शुरू हुआ, हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में, हमारी सामूहिक वंदनाओं के कार्यक्रमों में उसका नियमित रूप से वाचन किया जाने लगा। तो अपने आप में एक अद्भुत काम हुआ उसी संकल्प को, उसी संदेश को पूरा करने की दिशा में जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 1956 में दे रहे थे। फिर आता है 18 मार्च 2016 और ये वो वर्ष था जब पूरा का पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने की तैयारियां कर रही थी। उसी अवसर पर धम्मभूमि की टीम ने सरदेव भंते जी के कुशल नेतृत्व में, जैसा 18 मार्च के कार्यक्रम से हर वर्ष पहले 2 महीने पहले एक मीटिंग होती है कोर टीम की, ये तय किया कि इस 125वीं जयंती को हम भी ऐतिहासिक तरीके से मनाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसकी 1,25,000 प्रतियां जन सहयोग से मुद्रित करवाई गई, प्रकाशित करवाई गई और लाखों की संख्या में उपस्थित लोगों ने उस धम्म ग्रंथ का एक साथ वाचन किया। तो वो शुरुआत जो पिछले वर्ष हुई 2015 में धम्म ग्रंथ को एक लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, उसको वो एक तरह से वो मुहिम, वो प्रयास और परवान चढ़ा 2016 में आकर। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना भी और बौद्ध समुदाय का अपना एक धार्मिक ग्रंथ भी, दोनों चीजें साकार होती हुई प्रतीत हुई। 2016 भी इसी तरह से अपने आप में अनूठा रहा, क्योंकि इस जयंती पर आगरा के कोठी मीना बाजार में जो कार्यक्रम हुआ, महिलाओं की आजादी को समर्पित ये कारवां रहा और हजारों की संख्या में महिलाओं ने गुलामी के प्रतीकों को त्यागते हुए मन ही मन संकल्प लिया कि हम अब बौद्ध व्यवस्था का हिस्सा होकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे। और श्रद्धेय भंते जी की प्रेरक और प्रभावशाली वाणी ने अनगिनत महिलाओं के जीवन की दिशा बदलने का काम किया। ठीक इसी तरह से 2017 में बहुजन व्यापार को समर्पित कारवां और 2018 में सामाजिक कुपरंपराओं को छोड़कर अपनी बौद्धों की व्यवस्था स्थापित करने की बात, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में ऐतिहासिक रही, अद्भुत रही। और इससे भी सुकून भरी बात यह है कि इन तमाम कार्यक्रमों की जो थीम है, इन तमाम कार्यक्रमों की जो उद्देश्य है, हर वर्ष जो धम्म कारवां होता है वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के 1956 के भाषण से ही प्रेरित रहता है। तो हम सब लोग अपने सामूहिक प्रयासों से श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में उस दिशा में, उस समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं जिसका आह्वान बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 1956 में किया था। 20, 21, 22 में आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से कार्यक्रम हो न सके, लेकिन 18 मार्च 2023 को बाबा साहब का यही भाषण, 18 मार्च 1956 का भाषण फिर हजारों की संख्या में प्रकाशित किया गया, वितरित किया गया और देश भर से आए हुए हजारों लोगों ने इस भाषण का सामूहिक वाचन किया। पिछले साल की घटना आप सबको याद ही, 18 मार्च 2024 जब हम कौन बनेगा तंबू का बम्बू की थीम पर काम कर रहे थे। और इस बार जब 18 मार्च 2025 आ रहा है तो फिर इस गूगल मीट के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, हम अपनी भूमिका सुनिश्चित करें इस कार्यक्रम गांठ है उस भाषण की, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आगरा आगमन की घटना की। और इस अवसर पर पिछले वर्षों में हमने योगदान किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और यदि किसी कारणवश हमारी सक्रिय सहभागिता इस कारवां के कार्यक्रम में न हो सकता रहे कि हम परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल के आह्वान पर उनके सदवचनों का, उनकी प्रेरक वाणी का अनुसरण करते हुए
इस कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने में तन मन धन से सहयोग करें। क्योंकि जब भी हम अपनी भूमिका की बात करते हैं किसी भी कार्यक्रम में, तो स्वाभाविक रूप से 3-4 भूमिकाएं नजर आती है। 3-4 तरीकों से हम अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, किसी कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका, और ये कार्यक्रम इस बार का तो और विशिष्ट हो गया है। हम पिछले कई दिनों से 12 फरवरी से सुन रहे हैं कि किस तरह से बुद्ध गया में महाबोधि विहार के मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। तो 18 मार्च से जो धम्मचारिका पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होनी थी, अब चूंकि सामणेर या सामनेरी के रूप में अधिकाधिक संख्या में आप सब लोग 18 मार्च के कार्यक्रम के बाद बुद्ध गया प्रस्थान करेंगे, तो उस आंदोलन को जो कई सदियों से चलता आ रहा है, तो उस धरोहर को जो महाकारुणिक बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसके निर्माण में सम्राट अशोक का योगदान रहा है, और न जाने कितने हमारे पूर्वजों ने उसे सिंचित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है। उस धरोहर को बचाने में हमारी भूमिका भी इस बार बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी सक्रिय सहयोग करने के इच्छुक साथी है, वो सामने या सामनेरी के रूप में पहुंचे 18 मार्च के कार्यक्रम में। और यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है कि हम 18 मार्च के बाद ही घर वापस लौटना चाहते हैं, तो उन साथियों का भी स्वागत है जो वॉलंटियर बनकर वहां काम करने के इच्छुक है। 3-4 दिन पहले हम वहां चले जाएं, वहां की व्यवस्थाओं में सहयोग करें। क्योंकि आप सब महसूस करते होंगे इस बात को कि जब हम 18 मार्च को जाते हैं, और बहुत से साथी दबे मन से शिकायत भी करते हैं कि ये वाली व्यवस्था ठीक नहीं थी, ये वाली व्यवस्था ठीक नहीं थी। आपकी शंकाएं, आपकी शिकायतें जायज हो सकती है, व्यवस्थाओं में चूक हो सकती है, या फिर वो कमजोर भी हो सकती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हम श्रद्धेय भंते जी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई पेड वॉलंटियर्स लेकर आएंगे, या फिर हमारी सेवा करने के लिए, हमें भोजन परोसने के लिए वहां किसी महंगी सी शादी के अवसर पर जिस तरह से वेटर्स की लाइन लगी होती है, उस तरह के लोग खड़े होंगे। ये काम भी हम सब का है। तो हम स्वयं या फिर हमारे प्रयासों से, हमारे क्षेत्र से यदि हम कुछ वॉलंटियर्स भेज पाए, उन युवाओं को भेज पाए जो 2-4 दिन रहकर वहां की व्यवस्था में सहयोग कर सके, तो ये भी निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और हम जिन कमियों की तरफ इशारा करते हैं, जिन समस्याओं से जूझते हैं, 17 तारीख की शाम को वहां पहुंचने के बाद या 18 तारीख की सुबह, संभव है कि एक अच्छी टीम जब युवाओं की होगी, उन वॉलंटियर्स की होगी, तो हम उन व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का काम कर सकेंगे। और दूर दूर से आने वाले जितने भी उपासक उपासिकाएं होंगे, हम उनके साथ भी उनको बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाएंगे, ताकि वो किसी भी प्रकार की असुविधा के शिकार न हो। तो दूसरा निवेदन ये है कि जो जो साथी वॉलंटियर बनकर काम कर सकते हैं, और वॉलंटियर बनने का मतलब किसी दरी या कुर्सी उठाने से नहीं है। बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ रास्ता बताने भर का काम कर रहे हैं हम, किसके कहाँ रुकने की व्यवस्था है, कौन सी चीज कहाँ उपलब्ध होगी। तो ये जो मानसिक सेवा है, अगर इतना भी सहयोग हम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका होगी इस कार्यक्रम के आयोजन में। तीसरा, अगर हम सामने सामने भी नहीं बन पा रहे हैं, हम वॉलंटियर बनकर 2-4 दिन पहले भी नहीं आ पा रहे हैं, तो कम से कम हम ये तो सुनिश्चित करें कि 18 मार्च के दिन उस ऐतिहासिक धम्म कारवां में एक उपासक या उपासिका के रूप में, एक श्रोता के रूप में हम निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम सही मायने में पूरे देश को एक संदेश देता है। और पूरे देश को क्या, कई बार हमने देखा है जब विदेशों से भी भिक्षु आए हुए होते हैं, और इस बार भी श्रद्धेय बनते राव जी बता रहे थे कुछ दिन पहले, इस आदरणीय बनते पी शिवली माथेरो जी आ रहे हैं, तो दूसरे देशों तक इसकी गूंज सुनाई देती है कि भारत में आगरा शहर में धम्मभूमि के माध्यम से किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो उस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति ही अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है कि हम वहां उपस्थित रहकर इस न केवल इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं, बल्कि जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम बौद्ध समाज की बात कर रहे हैं, हम उस दौर में हैं जब बौद्ध आचार संहिता को जन जन तक पहुंचाने की बात हो रही है, उसकी हजारों प्रतियों को लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है, उस आचार संहिता में लिखी गई बातों को
समझकर उन्हें लोगों तक संप्रेषित करने की बात हो रही है। तो हमारी उपस्थिति निश्चित रूप से न केवल हमें प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करेगी, बल्कि हम वहां से जो कुछ भी सीख कर, सुनकर, पढ़कर, समझ कर आएंगे, वो हम जिस देश के जिस किसी भी कोने से आए होंगे, वहां पहुंचकर उस बात को ठीक ढंग से दूसरे साथियों को समझा भी पाएंगे। तो सामने के रूप में, वॉलंटियर के रूप में, या फिर एक सामान्य ग्रस्त के रूप में, उपासक या उपासिका के रूप में, धम्मभूमि के प्रतिनिधि के रूप में आपकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके व्यापक प्रभाव होंगे। और आखिरी सहयोग जो हम कर सकते हैं वो निश्चित रूप से धन का सहयोग है, वित्त की व्यवस्था का सहयोग है। क्योंकि जब भी हम किसी बड़े कार्यक्रम की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से हम घर में किसी जन्मदिन की पार्टी करते हैं, तब भी हम जानते हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ठीक उसी तरह से जब इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो स्वाभाविक रूप से धन की व्यवस्था भी उसी अनुपात में चाहिए। तो आप यदि सहयोग कर चुके हैं किसी रूप में, धम्मभूमि के प्रतिनिधि के रूप में, एक उपासक उपासिका के रूप में, या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बात को समझ पा रहे हैं कि धम्मभूमि की मुहिम बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका सफल आयोजन होना चाहिए, इसके प्रभाव पूरे देश पर होते हैं, पूरी दुनिया पर होते हैं, और हर एक कार्यक्रम समाज को दिशा देने का काम करता है। तो आपके सहयोग की जरूरत भी नितांत आवश्यक है और आप धम्मभूमि के किसी भी प्रतिनिधि साथी से संपर्क करके अपना सहयोग भिजवा सकते हैं, ताकि कार्यक्रम की व्यवस्थाएं ठीक ढंग से हो सके और जो प्रबंधन करने वाली टीम है वो बिना किसी मानसिक विचलन के, बिना इस बात की चिंता किए कि इतने बड़े कार्यक्रम का मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सहज मन से, खुले मन से तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर से बेहतर कर सके। तो इस संदर्भ में आप द्वारा उपलब्ध करवाया गया वित्त भी बड़ी महत्वपूर्ण सहायता है, सहयोग है और सहभागिता है इस कार्यक्रम में। तो इन चारों भूमिकाओं के माध्यम से मैं फिर रिपीट कर दूं कि एक सामरिक या सामरिक के रूप में आप पधारें और बुद्ध गया तक पहुंचे, एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है। दूसरी, वॉलंटियर के रूप में। तीसरा, कि हम 18 मार्च के कार्यक्रम में तो कम से कम पहुंचे, एक श्रोता के रूप में, धम्मभूमि प्रतिनिधि के रूप में, या फिर एक सामान्य ग्रस्त उपासक उपासिका के रूप में। और चौथा, धन के माध्यम से सहयोग करने की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रबुद्ध साथी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आगरा आगमन की घटना के महत्व को समझते हुए और धम्मभूमि द्वारा आज तक जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं उनकी सफलता, उनके महत्व और समाज पर उसके प्रभावों को समझते हुए 18 मार्च 2025 को आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में भी अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के उस आह्वान को, उस आखिरी संदेश को जन जन तक पहुंचाने की इस मुहिम को सफल बनाते हुए अपना सर्वोत्तम योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय वंदे जी को सादर वंदनामि। आप सभी को नमो होता है।